गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम त्रिस्तंभीय रोकड़ बही कैसे बनाते उसका अध्ययन करेंगे। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बनाने के पहले द्विस्तंभीय रोकड़ बही आप बना चुके हो। द्विस्तंभीय रोकड़ बही में जो भी सूचनाएं आपको दी गई थी प्रति प्रविष्टियों के बारे में, तो वही सूचना त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बनाते समय आएगी। और जहाँ पे त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में रोकड़ के साथ साथ बैंक और बट्टे का भी कॉलम बनेगा। कैश के साथ साथ बैंक और डिस्काउंट का कॉलम भी आपको बनाना है दोनों पक्षों में। और इसी कारण से यहाँ पे दोनों पक्षों के एक एक कॉलम्स बढ़ जाते हैं। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फेलियो, उसके बाद डिस्काउंट का कॉलम, फिर कैश का कॉलम और फिर बैंक का कॉलम। ऐसे डेबिट पक्ष में टोटल 7 कॉलम और क्रेडिट पक्ष में भी वैसे ही 7 कॉलम। अमाउंट के जो कॉलम्स आप बनाओगे तो पहला क्रम डिस्काउंट का रहेगा, बट्टे का रहेगा, उसके बाद दूसरा कॉलम रोकड़ मतलब कि कैश का रहेगा और तीसरा कॉलम बैंक का रहेगा। इस पर आपको ध्यान देना है दोनों पक्षों के लिए। तो आज हम ये 12वां प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्न में सभी व्यवहार अगस्त माह के संबंधित है और एक एक व्यवहार पर ध्यान देते देते आपको ये बही बनानी है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। तो प्रश्न के लिए पहले सबसे पहले कॉलम्स तैयार कर लो। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फेलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। उसी प्रकार से क्रेडिट में भी कॉलम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फेलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक। तो इस टाइप से कॉलम्स को पहले से तैयार करके रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी एक एक व्यवहार पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला व्यवहार है वर्ष 2002 अगस्त 1 हस्तस्थ रोकड़ और बैंक में रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ मतलब कि कैश इन हैंड और बैंक में रोकड़ मतलब कि कैश एट बैंक, मतलब कि दोनों भी रोकड़ और बैंक का शेष ये प्रारंभिक तौर पे दिया हुआ है 1 अगस्त का 2925 और 4260 रुपया। ये बैंक में रोकड़ भी कोई क्रेडिट या तो अधिविकर्ष करके सूचना नहीं है, इसलिए डेबिट पक्ष में इसको लिखेंगे। तो डेबिट में आप लिखेंगे 2002 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या तो शेष लागा करके एक शब्द लिखोगे, एक सेंटेंस लिखोगे। रोकड़ का जो शेष था वह कैश कॉलम में लिखोगे 2925 और बैंक का जो शेष था बैंक में रोकड़ वह बैंक कॉलम में लिखोगे 4260। और इस प्रकार का ये पहला व्यवहार कंप्लीट करोगे। तो डेबिट पक्ष में आपको ये लिखना है प्रारंभिक शेष, ठीक है। जिसको शेष लागा या तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना पड़ेगा। बैंक के बारे में दुविधा रहती है। बैंक के लिए अगर क्रेडिट शब्द लिखा है या तो अधिविकर्ष सूचना लिखा है तो उस समय उसे डेबिट में नहीं लिखना है, फिर वो क्रेडिट में जाएगा। तो ये पहला व्यवहार यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा व्यवहार है वेतन चेक द्वारा दिया और साथ में और भी सेंटेंस जुड़ा हुआ है किशोर को दिए। वेतन चेक द्वारा दिया, उसके लिए प्रविष्टि आप लोग जानते हो, चेक द्वारा पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करके लिखना पड़ता है। और इसीलिए वेतन चेक द्वारा दिया उसके लिए क्रेडिट पक्ष में अगस्त 2 करके लिखेंगे। वेतन खाते को या तो बाय सैलरी अकाउंट करके बैंक कॉलम में लिखेंगे क्योंकि वेतन आपने चेक द्वारा चुकाया है, ठीक है। और इसलिए बैंक कॉलम में 800 रुपया लिखोगे। फिर साथ में उसी सेंटेंस में किशोर को दिए करके बोला गया था। किशोर को दिए मतलब कि यहाँ पे किशोर डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाता है एंट्री, और इसी कारण से यह जो है कैश कॉलम में क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे किशोर को करके रोकड़ कॉलम कैश कॉलम 290 रुपया, ठीक है। दिख गया आपको। तो इस प्रकार से ये 290 रुपये रोकड़ कॉलम में लिखने पड़ेंगे क्योंकि आपने किशोर को पेमेंट रोकड़ में किया है, नगद किया है। तो ये हो गया 2 तारीख वाला व्यवहार। फिर उसके बाद 3 तारीख का व्यवहार। 3 तारीख को दिया है रमेश ने पूर्ण भुगतान के रूप में 712 के रूप में 700 रुपये दिए हैं। अर्थात रमेश ने आपको पूर्ण भुगतान किया है 700 रुपये का। उसको देना चाहिए था आपको 712, परंतु उसने 700 रुपये दिया है और आपने उसको पूर्ण भुगतान माना है, मतलब कि कोई उधार नहीं है यहाँ पे। और इसी कारण से प्रविष्टि इसमें करेंगे रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट रमेश से, ऐसी प्रविष्टि होगी। और रोकड़ में 700 रुपया, बट्टे में 12 रुपया और रमेश का हिसाब पूर्ण करोगे 712 रुपये से। अभी वही जर्नल पढ़ते समय भी आपने एक बात ध्यान में लाई है कि रोकड़ के साथ साथ बट्टा उसी दिशा में जाता है। अगर रोकड़ डेबिट होती है तो बट्टा भी डेबिट होगा, और अगर भुगतान करते हो तो रोकड़ क्रेडिट में रहेगी तो भुगतान बट्टा भी क्रेडिट में रहेगा। और इसी कारण से यह जो प्रविष्टि है 3 अगस्त की प्रविष्टि डेबिट पक्ष में आपको लिखनी है, रमेश से करके लिखेंगे। बट्टे में 12 रुपया और रोकड़ में 700 रुपया।
तो इस प्रकार का ये 3 तारीख वाला व्यवहार रहेगा। उसके बाद 4 तारीख है रोकड़ क्रय करके बोला गया है। रोकड़ क्रय मतलब कि नगद क्रय, आप नगद क्रय किए हो, प्रविष्टि जानते ही हो, क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से होता है, प्रविष्टि में रोकड़ खाते से करके आ चुका है, इसलिए क्रेडिट पक्ष में आपको ये प्रविष्टि करनी है। क्रेडिट पक्ष में 4 अगस्त करके लिखोगे, क्रय खाते को करके लिखोगे और अमाउंट रोकड़ कॉलम में लिखोगे 820, क्योंकि आपने क्रय नगद किया है, रोकड़ी किया है, इसलिए रोकड़ कॉलम में लिखोगे। तो ये हो गया 4 तारीख वाला व्यवहार। उसके बाद 5 तारीख को दिया है विक्रय। विक्रय है 2200 रुपया, सिर्फ विक्रय करके शब्द है, ब्रैकेट में कैश सेल्स करके इंग्लिश में दे दिया गया है, मतलब कि नगद विक्रय है। नगद विक्रय करते हैं तो रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से करके लिखना पड़ता है, और इसी कारण से अभी रोकड़ खाता डेबिट होता है इस व्यवहार में, इसलिए ये जो विक्रय की एंट्री डेबिट पक्ष में करोगे, डेट बराबर 5 तारीख लिख लोगे डेबिट पक्ष में और विक्रय खाते से करके लिखोगे और कैश कॉलम में बराबर 2200 रुपया लिखोगे। ठीक है, ये हो गया 5 तारीख वाला व्यवहार। उसके बाद 6 तारीख का व्यवहार है बैंक में जमा किए। बैंक में जमा किए प्रविष्टि जानते हो आप लोग, बैंक में अगर जमा करते हो तो बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से करके प्रविष्टि होती है, और इस प्रकार के व्यवहारों की प्रविष्टि को ही प्रति प्रविष्टि करके बोला जाएगा, क्योंकि बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से करके है, अर्थात डेबिट में भी एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट है रोकड़ खाते से लिखते हुए बैंक कॉलम में आएगा, और फिर से क्रेडिट पक्ष में आप लिखोगे उसको बैंक खाते को करके रोकड़ कॉलम में एंट्री करोगे। तो बैंक में जमा किए कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे होने वाली है। तो 6 तारीख का व्यवहार दोनों पक्षों में आएगा, रोकड़ खाते से लिखते हुए बैंक कॉलम और क्रेडिट में बैंक खाते को लिखते हुए रोकड़ कॉलम। कॉन्ट्रा एंट्री हो चुकी है, इसलिए ब्रैकेट में वहाँ पे प्रमाणक संख्या वाउचर नंबर वाले कॉलम में C करके सिंबल लिखोगे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। तो इस टाइप से ये 6 तारीख का व्यवहार आपको दोनों पक्षों में दिखाना है, प्रति प्रविष्टि या तो विपरीत या उभय प्रविष्टि यहाँ पे हो गई है। कॉन्ट्रा एंट्री 6 तारीख के लिए कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद 8 तारीख, अभी 8 तारीख का व्यवहार है, चेक मिला सोहन से पूर्ण भुगतान के लिए 1000 रुपये के बदले 980 रुपये। अभी यहाँ पे इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे जो भी चेक मिला है आपको ये रेखांकित चेक है, मतलब कि जो जहाँ पे जिस चेक में चेक के कॉर्नर में 2 समांतर लाइनें खींची जाती है उस चेक को रेखांकित चेक करके बोला जाता है। अर्थात रेखांकित चेक को आप दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते, अन्य व्यक्ति को अगर भुगतान करना है तो आप वो चेक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चेक आपको बैंक में जमा करना ही पड़ता है। और इसी कारण से रेखांकित चेक अगर प्राप्त होता है तो उसी दिन बैंक में उसको जमा करना पड़ता है, और इस कारण से प्रविष्टि आपको उस समय करनी पड़ेगी 8 तारीख की। बैंक खाता डेबिट बट्टा खाता डेबिट सोहन से करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8 तारीख का व्यवहार बैंक खाता डेबिट बट्टा खाता डेबिट सोहन से। अभी सोहन से यहाँ पे पूर्ण भुगतान आपको 1000 लेना था, परंतु 980 रुपया आपको मिल रहा है चेक, और आप इसलिए बट्टा उसको दोगे 20 रुपया। अभी यहाँ पे बैंक खाता डेबिट बट्टा खाता डेबिट सोहन से है। अभी यहाँ पे त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में बैंक बट्टा रोकड़ ऐसे तीनों खाते एक साथ बन रहे हैं, और इसी कारण से बैंक खाता डेबिट है, इसलिए डेबिट पक्ष में आपको लिखना है सोहन से करके लिखेंगे, बैंक कॉलम में 980 और बट्टा कॉलम में 20 रुपया। ठीक है, तो इस टाइप का ये 8 तारीख वाला व्यवहार रहेगा। फिर उसके बाद अभी 11 तारीख वाला व्यवहार। 11 तारीख को दिया है भुगतान के लिए शंकर को 1500 रुपये में से 1000 रुपये का चेक व शेष रोकड़ दिए। अर्थात आपको शंकर को भुगतान करना है 1500 रुपये का, आप 1000 रुपये का चेक दे रहे हो, बची कितनी राशि 500 रुपया, 500 रुपया नगद चुका रहे हो, और इस कारण से प्रविष्टि जो होगी वह रहेगी शंकर डेबिट रोकड़ खाते से बैंक खाते से। ठीक है, क्लियर है। अभी इस प्रविष्टि का प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, क्रेडिट पक्ष में। तो क्रेडिट पक्ष में 11 अगस्त करके लिखोगे शंकर को, रोकड़ कॉलम में 500 रुपये लिखोगे और बैंक कॉलम में 1000 रुपये लिखोगे, क्योंकि चेक से भुगतान आपने 1000 का किया है और शेष रकम नगद बोला गया है, इसलिए 1500 में से 1000 जाता है तो 500 रुपया रोकड़ कॉलम में लिखेंगे। इस प्रकार का ये 11 तारीख वाला व्यवहार है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी उसके बाद और भी व्यवहार से, तो अभी 13 तारीख वाला व्यवहार। 13 तारीख को है सोहन का चेक अनादरित हुआ और खर्च के लिए बैंक ने लगाए 3 रुपए। अभी ये जो सोहन का चेक जो रेखांकित चेक करके उल्लेख था वह 8 अगस्त को आपको मिला था। अभी 8 अगस्त वाला चेक 13 अगस्त को अनादरित होने की सूचना आ चुकी है। चेक अनादरित होने की अगर सूचना आती है मतलब कि व्यवहार को कैंसिल करना पड़ता है। तो व्यवहार
कैंसल होता है यहाँ पे। तो जो भी 8 तारीख का व्यवहार आपने लिखा था उसका पूर्णतः विपरीत प्रभाव दिखाओगे। 3 रुपये यहाँ पे बैंक ने लगाए, मतलब कि बैंक ने कुछ व्यय भी लगाए हैं, चार्जेस लगाए हैं, और इस कारण से 3 रुपये आपको बैंक कॉलम में और भी जोड़कर ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे। तो 13 तारीख के व्यवहार की एंट्री आपको इस टाइप से करनी है। मिल गई। सोहन डेबिट बैंक खाते से बट्टा खाते से। सोहन के डेबिट में जो भी 8 तारीख वाला व्यवहार था, 8 तारीख के व्यवहार में सोहन के क्रेडिट में 1000 था। अभी यहाँ पे वही व्यवहार कैंसिल हो रहा है, तो सोहन के डेबिट में 1003 आएगा। बैंक में वहाँ पे सिर्फ 980 थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 983, क्योंकि बैंक वे चार्जेस कर रही है। और बट्टा जो 20 रुपया उस व्यवहार में था वह भी आपको कैंसिल कर देना है, क्योंकि व्यवहार जो अनादरित चेक होता है तो उस व्यवहार में अगर बट्टे का उल्लेख है तो बट्टा भी आपको कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि पूर्ण व्यवहार कट जाता है, निरस्त कर देना पड़ता है। और इसी कारण से ये 13 तारीख का व्यवहार बैंक खाते से बट्टा खाते से उसमें आ चुका है, इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट में आप लिखोगे सोहन को करके लिखोगे, बट्टा कॉलम में 20 रुपया लिखोगे और बैंक कॉलम में 983 रुपया लिखोगे। तो इस टाइप से ये 13 तारीख वाला व्यवहार रहेगा। तो क्लियर हो गया होगा 13 तारीख का व्यवहार, 13 अगस्त का व्यवहार। फिर उसके बाद आगे है 15 तारीख। नंदलाल को दिए करके बोला गया है। नंदलाल को दिए, कितना रुपया दिए हैं नंदलाल को? 995 रुपये। और साथ में उसी सेंटेंस में दिया है बट्टा मिला 5 रुपया। अभी नंदलाल को दिए हैं, नंदलाल को नगद दिए, बट्टा मिला 5 रुपया। प्रविष्टि क्या होती है? नंदलाल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंदलाल को आप चुका रहे हो, तो नंदलाल पाने वाला है। नंदलाल डेबिट हो जाएगा रोकड़ खाते से बट्टा खाते से, ऐसी प्रविष्टि आएगी। रोकड़ खाते से बट्टा खाते से होने के कारण इस एंट्री का प्रभाव, 15 तारीख का प्रभाव क्रेडिट पक्ष में पड़ेगा, क्योंकि भुगतान है यहाँ पे। तो 15 तारीख का व्यवहार क्रेडिट पक्ष में आप लिखोगे नंदलाल को। मिल गया। नंदलाल को करके लिखोगे। बट्टा कॉलम में 5 रुपया और नगद चुकाए हैं, इसलिए कैश कॉलम में, रोकड़ कॉलम में 995 रुपया। तो इस टाइप से ये 15 तारीख वाला, 15 अगस्त वाला व्यवहार रहेगा। 15 अगस्त के बाद है अभी 17 अगस्त। 17 अगस्त को बोला गया है कार्यालय खर्च के लिए बैंक से निकाले। कार्यालय खर्च के लिए आप बैंक से निकाल रहे हो, अमाउंट यहाँ पे दी है 1000 रुपया। कार्यालय खर्च के लिए बैंक से निकालते हैं, मतलब कि प्रविष्टि यहाँ पे भी कॉन्ट्रा प्रविष्टि होगी। बैंक और रोकड़ एक साथ इस व्यवहार में आएगा। बैंक से रुपया निकालते हैं तो रोकड़ खाता डेबिट बैंक खाते से करके होता है। रोकड़ खाता डेबिट मतलब कि त्रिस्तंभीय रोकड़ भाई के डेबिट में लिखते समय बैंक खाते से लिखना पड़ेगा, और क्रेडिट में लिखते समय रोकड़ खाते को करके लिखना पड़ेगा, और अमाउंट बराबर विपरीत कॉलम में डालनी पड़ेगी। तो कार्यालय खर्च के लिए बैंक से निकालते रोकड़ खाता डेबिट बैंक खाते से होता है, और इसी कारण से प्रविष्टि करते समय डेबिट में लिखते समय क्या लिखोगे? बैंक खाते से करके लिखोगे, और अमाउंट जाएगी रोकड़ कॉलम में 1000 रुपया। और यही व्यवहार 17 अगस्त का क्रेडिट में लिखोगे, रोकड़ खाते को करके लिखोगे, और अमाउंट लिखोगे बैंक कॉलम में। कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है, इसलिए सी करके सिंबल प्रमाणक संख्या के कॉलम में लिखोगे। और बराबर ध्यान देना है, रोकड़ खाते से, बैंक खाते से लिखते समय रोकड़ कॉलम है, रोकड़ खाते को लिखते समय बैंक कॉलम है, तो वही बराबर ध्यान आपको यहाँ पे देना है। तो रोकड़ खाता डेबिट हो चुका था बैंक खाते से, इसलिए रोकड़ खाते के डेबिट पक्ष में अमाउंट दिखेगी और शब्द रहेगा बैंक खाते से। और क्रेडिट में लिखते समय रोकड़ खाते को करके लिखा है, परंतु अमाउंट बैंक कॉलम में लिखी गई है, क्योंकि बैंक से रुपया आपने निकाला है, बैंक देने वाली हो गई है, इसलिए बैंक कॉलम के क्रेडिट पक्ष में एंट्री आ चुकी है। इस प्रकार से 17 अगस्त का व्यवहार हो गया। फिर उसके बाद है 17 अगस्त के बाद है 19 तारीख, विक्रय करके बोला गया है। अभी विक्रय कैश सेल्स करके बोला गया है, इसके भी पहले ऐसा व्यवहार हो गया था। विक्रय मतलब कि नगद विक्रय है, रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से करके प्रविष्टि होती है, रोकड़ आपको मिलती है इस व्यवहार में, इसलिए 19 तारीख का व्यवहार डेबिट में आएगा। तो डेबिट में व्यवहार लिखते समय आपको क्या लिखना है? विक्रय खाते से 19 तारीख विक्रय खाते से करके डेबिट में लिखेंगे। कैश कॉलम में अमाउंट लिखोगे 555 रुपया, क्योंकि आपने यहाँ पे माल बेचा है नगद 555 रुपये का। तो ये हो गया 19 तारीख वाला व्यवहार। 19 तारीख के बाद अभी 21 तारीख का व्यवहार दिया है, मशीन खरीदी और चेक द्वारा भुगतान किया। तो मशीन खरीदी है, चेक द्वारा भुगतान किया है 7500 रुपया। अभी इसे प्रविष्टि क्या होती है? मशीन खरीदी और चेक द्वारा भुगतान किया, अर्थात प्रविष्टि होगी मशीनरी खाता डेबिट बैंक खाते से, और इस कारण से यह व्यवहार कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट पक्ष में जाएगा। क्रेडिट में आप लिखोगे क्या लिखोगे? मशीन खाते को करके लिखोगे। मिल गया व्यवहार।
21 तारीख का व्यवहार 21 अगस्त मशीन खाते को करके लिखोगे। बैंक से चेक से भुगतान किया था, इसलिए बैंक कॉलम में 7,500 रुपया लिखोगे। तो इस टाइप से ये 21 तारीख वाला व्यवहार हो गया। फिर उसके बाद आगे है 26 तारीख, फुटकर रोकड़िए को व्यय हेतु दिए। फुटकर रोकड़िया मतलब कि जो भी मुख्य कैशियर और उसके बाद उप कैशियर भी होता है, तो ये जो फुटकर रोकड़िया जो है उसको आपने व्यय हेतु दिए है, तो उसके लिए प्रविष्टि करते हैं फुटकर रोकड़िया डेबिट रोकड़ खाते से। फुटकर रोकड़िया एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का पद है, तो इस कारण से यह प्रविष्टि का प्रभाव क्रेडिट पक्ष में पड़ेगा। तो 26 तारीख फुटकर रोकड़िए को करके रोकड़ के कॉलम में 150 रुपया लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया 26 तारीख। फिर उसके बाद आगे है 31 तारीख, निजी प्रयोग के लिए बैंक से निकाले 655 रुपया। निजी प्रयोग के लिए करके शब्द है, अर्थात यहाँ पे आहरण खाता डेबिट हो रहा है। निजी प्रयोग करके शब्द आता है, स्वयं के उपयोग के लिए शब्द आता है, तो वहाँ पे आहरण खाता डेबिट होता है, बैंक खाते से करके प्रविष्टि होगी, इसलिए इस प्रविष्टि का प्रभाव क्रेडिट में पड़ेगा। क्रेडिट में आपको लिखना है आहरण खाते को करके लिखोगे 655 रुपया। तो इस टाइप से ये व्यवहार है। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के इतने व्यवहार यहाँ पे दे दिए गए थे। अगर इस प्रश्न को आप समझ लेते हो तो बाकी के सभी छोटे छोटे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो त्रिस्तंभीय रोकड़ बही के। तो सभी व्यवहारों को आपने लिख लिया है। अभी आपको है ये जो त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बंद करने का समय आ चुका है, तो बट्टा कॉलम का जो डिस्काउंट कॉलम आपने दोनों तरफ बनाया है उसका कोई भी शेष नहीं निकालते, अंतर नहीं निकालते। जो भी टोटल है डेबिट साइड की जो टोटल है वो डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट साइड की जो टोटल है वह क्रेडिट में लिखोगे। तो बट्टे के लिए डेबिट साइड का योग 32 रुपया दिखेगा और क्रेडिट पक्ष का योग 25 रुपया दिखेगा। डेबिट वाले बट्टे को देय बट्टा कहते हैं, क्रेडिट वाले बट्टे को प्राप्त बट्टा कहते हैं। देय बट्टा मतलब कि डिस्काउंट अलाउड करके बोला जाएगा और प्राप्त बट्टा मतलब कि डिस्काउंट रिसीव्ड करके बोला जाएगा। तो ये बट्टे कॉलम का शेष या अंतर नहीं निकाला जाता। उसके बाद कैश कॉलम पर अगर ध्यान देते हैं तो कैश कॉलम हमेशा डेबिट पक्ष का बड़ा होता है। डेबिट का योग करते हो तो 7,380 रुपये यहाँ पे आया है और उसमें से क्रेडिट पक्ष को घटाते हैं तो 2,625 रुपये का अंतर दिखेगा। उसे शेष लेग करके लिखेंगे। 31 अगस्त का शेष लेग, माह की अंतिम तिथि को ये शेष लेग करके लिखना पड़ता है। जो भी माह वहाँ पे दिया जाता है उसकी अंतिम तिथि को ही आपको शेष लेग करके लिखना पड़ेगा। रोकड़ का शेष हमेशा डेबिट होता है, मतलब कि डेबिट पक्ष ज़्यादा होता है, क्रेडिट में ये अंतर दिखता है। और ये जो बही बंद होने के बाद इसको आपको डेबिट में लिखना है। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर को शेष लाग करके लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,625 टोटल के बराबर बाद। तो टोटल कैसे बंद करते हैं वो भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 2,625 रुपया शेष आएगा। शेष लेग को बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखोगे, शेष लाग सितंबर 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखोगे। तो ये हो गया रोकड़ कॉलम। अभी बैंक कॉलम का निरीक्षण करोगे। बैंक कॉलम में डेबिट में अमाउंट कम है, क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे बैंक कॉलम के क्रेडिट का योग करते हैं तो 11,938 रुपये आएगा। 11,938 में से डेबिट के 3 मदे के घटाते हैं 3 मदों को, तो शेष बचेगा 4,698 रुपया। शेष लेगा करके यहाँ पे डेबिट में आ गया है। बैंक का अधिविकर्ष आपको इसमें मिल रहा है क्योंकि क्रेडिट पक्ष बड़ा है। बैंक का क्रेडिट पक्ष बड़ा है मतलब कि ये बैंक का क्रेडिट शेष है। तो शेष लेगा करके 4,698 रुपया शेष लेगा, अर्थात टू बैलेंस कैरिड डाउन है। और फिर से टोटल क्लोज करने के बाद आपको सितंबर 1 को इसे टोटल बंद होने के बाद दिखाना है। बैंक कॉलम में 4,698 क्रेडिट पक्ष में शेष लाग सितंबर 1 मिल गया होगा आपको। इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे 4,698। और इस प्रकार से ये जो बही है वह बंद करोगे। डिस्काउंट का बट्टे का कोई शेष नहीं निकाला जाता है। रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट होता है। बैंक बही बनाते समय, बैंक कॉलम को क्लोज करते समय आपको ध्यान देना पड़ता है इसका डेबिट या क्रेडिट कोई भी कॉलम बड़ा हो सकता है और उस कॉलम में बराबर जो भी कम वाला कॉलम है उसको घटाकर आपको शेष निकालना पड़ता है। और शेष लेगा जो जहाँ पे भी लिखोगे उसके बाद अपोजिट पक्ष में शेष लागा करके आएगा और माह बदल जाएगा। दूसरे माह की प्रारंभिक तिथि आपको लिखनी पड़ती है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ जाता है तो त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बनाने में कोई समस्या आपके पास नहीं रहती। सभी त्रिस्तंभीय रोकड़ बही के प्रश्न आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। धन्यवाद।